हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद ए के। फ्रेंड्स, घटना चक्र उत्तर प्रदेश लेखपाल ग्राम समाज एवं विकास सीरीज़ स्टार्ट की थी हमने, जिसका ये तीसरा वीडियो है। तो अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको ये तीसरा वीडियो समझ में आएगा। आज हमारा पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जिसमें हम देखेंगे आने वाली और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो भारत के ग्रामीण परिवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे हमारा निचले स्तर का समाज, जो गरीब तबके के लोग थे, उन्हें समाज में ऊपर लाया गया उन्हीं योजनाओं से। तो इससे पहले पिछले वीडियो में हमने हरित क्रांति और कई सारी योजनाएं जो फसल को अच्छा करने में, जिससे फसल की बढ़ोतरी हो, अनाज अच्छा उत्पादन हो, ये सारे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। और आज़ादी से पहले की स्थिति के बारे में भी जाना था। तो आज के वीडियो में आगे इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी भाई बहन उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर कर दें। उनके लिए और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और आप सीरीज़ की सारी क्लास अटेंड कीजिए, जिनमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और घटना चक्र की थ्योरी को रिलेट करते हुए घटना चक्र की पूरी थ्योरी पढ़ा रही हूँ, लाइन बाय लाइन। तो आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले जो बताया था, मैंने हरित क्रांति पढ़ाया था इससे पिछले वीडियो में, कि सरकार ने पहले, जब भारत आज़ाद हुआ तो उससे पहले या उस समय सबसे ज़्यादा स्थिति ख़राब किसकी थी? जो गांव में रहने वाले लोग थे या किसान, श्रमिक, इन लोगों की स्थिति बहुत ख़राब थी। तो इन्हें समाज में बराबरी पर लाने के लिए सरकार ने आज़ादी के बाद से योजनाएं, प्रोग्राम चलाने शुरू कर दिए थे। और उसी बीच में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति MS स्वामीनाथन लेकर के आए थे। तो उससे फसल पे प्रभाव हुआ, फसल अच्छी होने लगी, और सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल की। तो अगर फसल अच्छी हुई किसी एक विशेष क्षेत्र में, तो वहाँ रोज़गार के लिए लोग आने लगे काम करने के लिए। तो उससे रोज़गार भी बढ़ा और सरकार फिर नीतियाँ लागू करने लगे ताकि लोग अपने फसल को या अनाज को बाज़ार में बेचें। तो उसी क्रम में आगे हम शुरू कर रहे हैं विपणन योग्य अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पाद मूल्य निर्धारण नीति। तो ये नीति लेकर के आए, कौन सी? उत्पाद मूल्य निर्धारण नीति। मार्केटिंग के लिए उत्पाद मूल्य निर्धारण नीति लेके आए। इससे हुआ क्या? किसान अपने उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए आकर्षित हो, इसलिए यह नीति लेकर के आई गई, ताकि किसान अपना जो प्रोडक्ट है, माल है, उसको बाजार में अधिक से अधिक बेचे। उसी समय उच्च पैदावार वाली किस्मों के लिए आवश्यक अदानों जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक, डीजल, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर पर रियायत दी गई, जिससे किसान इन अदानों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित हो। तो छूट दी जाने लगी। अगर आप उर्वरक खरीदोगे या कीटनाशक लोगे, डीजल, इन पर छूट दी गई ताकि लोग इनका प्रयोग करें, क्योंकि उससे पहले तो सब वही जानवरों से, बैलों से खेती करते थे। उर्वरक का कोई सब जो ऑर्गेनिक खेती होती थी, शुरुआत में तो ऑर्गेनिक खेती होती थी, तो ये सारी उर्वरक है और जो नए बीज बनाए गए थे जिससे उपज बढ़ रही थी, उनका प्रयोग, इन सब के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया? इन सब पर रियायत दी जाने लगी। हरित क्रांति क्या थी? गेहूं तक सीमित थी। जब शुरुआत में हरित क्रांति आई तो वो गेहूं तक सीमित थी, बाद में से चावल तक विस्तारित कर दिया गया। चूँकि हरित क्रांति पैमाने के प्रति उदासीन थी, यह संसाधनों के प्रति उदासीन नहीं थी। यानी हरित क्रांति से उपज बढ़ रही थी, लेकिन संसाधन भी होने चाहिए थे। यानी उर्वरक की ज़रूरत भी होती थी। तो ये पैमाना तो बढ़ा रहा था, लेकिन संसाधन भी अधिक चाहिए थे। संपन्न किसान जिनके पास बेहतर आदान, जैसे कि सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, यानी वे किसान जिनके पास सब सामान हुआ करता था, सभी साधन होते थे सिंचाई के, उर्वरक छिड़काव के लिए, या उर्वरक खरीद लेते थे, कीटनाशक ले लेते थे। इस योजना से, यानी ये जो सरकार नीति लेकर के आ रही थी, इन सब से उनको अधिक लाभ हुआ था। लेकिन सरकार का प्रोग्राम था किसके लिए? गरीब किसानों के लिए। लेकिन लाभ कौन ले रहा था? संपन्न किसान। तो अब सरकार ने गरीब किसानों के लिए योजना या कार्यक्रम लाए। तो उस समय या अभी के हम भारत की स्थिति क्या देखते हैं कि 2.4% तो क्षेत्रफल है, जबकि जनसंख्या 17.5% है। उसी प्रकार चारा का 5% है, और जनसंख्या 18, दुधारू पशु जो है, यानी जिन पशुओं से आमदनी होती है, वो पशु कितने हैं? 18%।
सबसे पहले सरकार सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP 1973-74 में लेकर के आती है। इसका उद्देश्य था सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भूमि में नमी को संरक्षित करना। इस कार्यक्रम को फसल उत्पादन, खाद्यान्न संचय और भूमि उत्पादकता पर सूखे से पड़ने वाले दुष्प्रभाव से लड़ने के लिए तैयार किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य सकल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण जनसंख्या के पिछड़े और शोषित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल करना था। तो इसका भूमि को संरक्षण देना, जो जहाँ सूखा है उस भूमि को संरक्षित करना, वो उस पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से लड़ने के लिए, यानी आगे भविष्य में अगर उस पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ज़मीन वो उसके लिए तैयार रहे कि आगे कभी सूखा आता है तभी वो आपकी फसल होती रहे, उसके लिए कार्यक्रम लाया गया ताकि जो पिछड़े शोषित वर्ग के लोग हैं ये भी समाज में ऊपर उठ सकें, मुख्य धारा में आ सकें। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम जो हमारा आता है मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP 1977 से 78 के बीच में आता है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी संतुलन को ठीक करना, भूमि और जल को संरक्षण करना, रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया के नियोजन के माध्यम से मिटाना। यानी पहले तो सूखे वाले क्षेत्र में लाया गया, उसका उद्देश्य था कि भूमि में नमी देना और आगे आने वाले समय में भूमि फिर से न सूख जाए, उसके लिए ऐसी योजनाएं बनाएं ताकि आगे भविष्य के लिए भी भूमि संरक्षित रह सके। यहाँ पे भूमि और जल का संरक्षण करना और रेगिस्तान मरुभूमि यानी मरुस्थल के लिए, तो मरुस्थल वाली प्रक्रिया को मिटाने के लिए यह कार्यक्रम लाया गया। समन्वित परती भूमि विकास कार्यक्रम IWDP ये 89 और 90 के बीच में लाया गया था। यह सरकारी जो खराब भूमि हुआ करती थी, साधारण संपत्ति स्कीम, इसको विकसित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो ग्रामीण सूक्ष्म जल भंडारण योजना पर आधारित था। यानी जो समन्वित परती भूमि विकास कार्यक्रम आया था IWDP, ये ग्रामीण जल भंडारण योजना पर आधारित हुआ करता था। टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा और उसके विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी दिए जाने लगे। यानी एक योजना लाई गई ताकि जो परती भूमि है इसके विकास के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो और टेक्नोलॉजी के प्रयोग के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। निवेश प्रोत्साहन योजना लाई गई 94 से 95 के बीच में। यहाँ पे जो वन रहित भूमि थी, यानी जिस भूमि पे ना तो फसल होती थी ना वहाँ जंगल हुआ करते थे, क्योंकि वन को तो नष्ट नहीं करेंगे, यानी जो बंजर भूमि होती थी उन क्षेत्रों में कारपोरेट सेक्टर को और वित्तीय संस्थानों को भागीदारी दी गई प्रोत्साहन के लिए ताकि वो उस जगह पे निवेश करें, निवेश के लिए प्रोत्साहित हो। ऐसी योजना लाई गई 1994 से 95 में। फिर राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना, तो देखिए सूखे वाले क्षेत्रों में, मरुस्थल क्षेत्रों में, परती भूमि में, उसके बाद वन रहित भूमि के लिए योजनाएं लाई गई। अब वर्षा पोषित क्षेत्र, उन क्षेत्रों में जहाँ पर बारिश तो अधिक होती थी, कृषि उत्पादन में सुधार लाना था। यानी बारिश अधिक होती थी पर कृषि का उत्पाद बढ़ नहीं रहा था, उसमें सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना पंडाल लाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? वर्षा पोषित क्षेत्रों में कृषि सुधार करना, यानी कृषि के उत्पादन को बढ़ाना और पारिस्थितिकी संतुलन को ठीक करना। तो इसके लिए राष्ट्रीय जल विभाजक कोष की स्थापना की गई 2000 से 2001 में, ठीक 10 साल बाद नाबार्ड ने। और जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इस कोष में स्थापित राशि थी 200 करोड़ रुपए। ठीक है। अगला है ग्रामीण गरीबी पर सीधा प्रहार। यानी अब योजना, पहले योजनाएं बनाई जा रही थी तो उसका लाभ कौन ले रहा था? जो संपन्न किसान हुआ करते थे, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे होते थे, वही इन योजनाओं का लाभ ले पा रहे थे। तो अब सरकार ने जो ग्रामीण गरीब थे, गांव में रहने वाले गरीब लोगों के लिए सीधे योजनाओं का प्रसार शुरू किया। तो क्षेत्र विकास योजना शुरू हो चुकी थी। सूखे वाले क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, वन रहित क्षेत्र और परती भूमि, सभी के लिए विकास कार्यक्रम शुरू थे। इसी बीच में ग्रामीण जनसंख्या के लिए, ग्रामीण गरीब वर्ग के लिए, सीमांत किसान या कृषि गैर कृषि श्रमिक के लिए सीधा लाभ पहुंचाने हेतु एक अन्य कार्यक्रमों की धारा, यानी अब अलग से इनके लिए कार्यक्रम लाए गए, एक अन्य धारा विकसित की गई, यानी बहुत सारे कार्यक्रम आए। तो 1971 में इसका पहला 1971 में 2 नए कार्यक्रम शुरू किए गए, SFDA यानी लघु कृषक विकास एजेंसी और MFAL यानी सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसी। इनको शुरू किसकी अनुशंसा पर किया गया था? अखिल भारतीय ऋण समीक्षा समिति। और अखिल भारतीय ऋण समीक्षा समिति की स्थापना 1969 में हुई थी। इन्हीं की सलाह पर ये दोनों कार्यक्रम 1971 में शुरू किए गए। अब इन योजनाओं का उद्देश्य क्या था? पहली योजना जो थी उसका उद्देश्य था, सबसे पहले तो इनका, जैसा मैंने बताया कि सीधे रूप से अप्रहार किया जाएगा, यानी सीधे गरीब वर्ग को, ऊपर से नीचे नहीं कि पहले बड़े लोगों से योजना नीचे आए, नहीं, सीधा गरीब वर्ग को लाभ हो, ऐसी योजनाएं जारी की गई।
तो पहली योजना जो थी उससे क्या किया गया, लोगों को पहचाना गया। यानी सबसे पहले तो ये जानना था कि कौन गरीबी रेखा से नीचे कौन कौन से लोग आते हैं, उनको पहचानना है, उनको नामांकित करना है। ऐसी समितियां बनाई गईं, उनका निर्माण किया गया ताकि वो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को पहचाने, उन्हें नामांकित करे, ताकि उनके लिए अनुदान दिया जाए, उन्हें धन वितरण किया जाए, उनके लिए योजनाएं लाई जाएं। हमारी दूसरी जो एजेंसी थी या दूसरी योजना थी, एजेंसी गठित, 2 कार्यक्रम लाए गए थे। तो जो दूसरा था उसकी भूमिका थी सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करना। अब हमें पता तो चल गया है कि कौन से लोग गरीब हैं, कौन से सीमांत किसान हैं, उनकी रजिस्ट्री भी हो गई है। तो अब उनके लिए रोजगार उत्पन्न करना, विशेषता ग्राम उद्योग और सहायक रोजगार के माध्यम होने चाहिए। 6वीं पंचवर्षीय योजना में समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम आया। इन दोनों योजनाओं को मिला करके एक नया IRDP लाया गया, यानी लघु कृषक विकास एजेंसी और सीमांत किसान और कृषि श्रमिक एजेंसी, इन दोनों को मिला करके समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP कब लाया गया, जब 6वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। और क्या किया गया, देश में 1818 विकास खंड बना दिए गए कि यह योजना देश के 1818 विकास खंड में लागू की जाएगी। विकास खंडों में समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम 1978-79 में लागू किया गया। इस कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 1980 को सर्वसुलभ कराया गया, यानी सबके लिए यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को चालू कर दिया गया। समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, इसका उद्देश्य था जो पहचाने गए गरीबी रेखा के नीचे परिवार थे, उन्हें स्वरोजगार के अवसर, देखिए रोजगार नहीं, स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए अनुदान देना, संपदा खरीदने के लिए बैंकों से धन सहायता के रूप में उपलब्ध कराना। यानी आपको रोजगार, उसके लिए बैंक से धन यानी लोन दिया जाएगा। स्वरोजगार के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए, कई सारे कार्यक्रम स्वरोजगार के लिए शुरू किए गए। स्वरोजगार के लिए जो शुरू किए गए कार्यक्रम हैं, ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण ट्राइसेम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए ड्वाकरा, ग्रामीण शिल्पकारों को बेहतर औजार उपलब्ध कराना सिट्रा, और गंगा कल्याण योजना GKY। ये 4 कार्यक्रम शुरू किए गए थे। इन 4 कार्यक्रमों का क्या था, लोगों के बीच में स्वरोजगार उत्पन्न कराना या स्वरोजगार देना। विशिष्ट आवश्यकताओं को ख्याल रखने के लिए समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, तो अगर ये पूछा जाए समेकित ग्राम स्वरोजगार के तहत कितने कार्यक्रम लाए गए थे, 4 कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम ट्राइसेम, ये इसमें क्या था, ग्रामीण युवाओं को, क्योंकि हमारे रोजगार या देश की आमदनी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर होती है, यूथ पर। तो यूथ को प्रशिक्षण देना, युवाओं को प्रशिक्षण देना, सबसे पहला कार्यक्रम ट्राइसेम लाया गया। उसके बाद देश में महिलाओं और बच्चों की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो उनके विकास के लिए ड्वाकरा कार्यक्रम लाया गया। शिल्पकार, जो कारीगर थे, जिनके पास कला थी पर उनके पास संसाधन नहीं थे, काम नहीं था, उन लोगों को बेहतर औजार उपलब्ध कराना ताकि वो, उनके पास जो योग्यता है वो उससे अपना स्वरोजगार प्राप्त कर सके। तीसरा गंगा कल्याण योजना है। ये सभी समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाई गई थी, लेकिन स्वरोजगार कार्यक्रम के कम प्रभाव के कारण 1997 में एक समिति का गठन हुआ। स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के पुनरावलोकन यानी उसकी जांच के लिए एक समिति गठित हुई, क्योंकि जितना प्रभाव पड़ना चाहिए था वो उतना प्रभाव नहीं पड़ा। जब जांच हुई तो पाया गया कि समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम की कई उप योजनाओं को एकाकी कार्यक्रमों की तरह बिना किसी वांछित संपर्कों के क्रियान्वित किया गया है। यानी जितनी भी योजनाएं शुरू की गई थी, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, संपर्क नहीं था। इस वजह से यह योजनाएं उतनी सफलपूर्वक कार्य नहीं कर रही थी जितना करना चाहिए था। इसी समिति की संस्तुति पर समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम और जो बाकी उसके साथ जो जुड़े कार्यक्रम थे, इनको मिला करके 1999 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इन सबको मिला करके 1999 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार कार्यक्रम यानी SGSY शुरू किया गया। यह सूक्ष्म निकायों को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण गरीबों स्वयं सहायता समूहों के रूप में क्षमता निर्माण करना, यह इसके घटक थे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के आधारभूत संरचना में सहयोग देना, तकनीकी ऋण और विपणन संपर्कों का इस कार्यक्रम के आवश्यक अवयवों के रूप में देखा गया। यानी इसके घटक क्या थे कि अब स्वयं सहायता समूह के रूप में ग्रामीण गरीबों को विकसित करना है, आधारभूत संरचना में सहयोग देना है, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग संपर्क भी बढ़ाना है,
ये सारे घटक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए थे और यह एक पूर्ण योजना के रूप में आई थी। बाकी सारी योजनाओं के अलग अलग योजनाओं से मिलाकर बनाई जाती थी। इसमें सारी योजनाओं को एक साथ समाहित कर दिया गया था। इसके तहत पहली बार महिलाओं, बच्चों, SC, ST इनकी सुरक्षा के उपाय शामिल किए गए। इसमें SC, ST के लिए जो लाभ था वो 50% तक सुनिश्चित किया गया। अब SC, ST और ग्रामीण वर्गों के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लाई गई। उसके बाद मजदूरी रोजगार कार्यक्रम लाया गया। मजदूरी रोजगार कार्यक्रम गरीबी निवारण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अवयव था, यानी यह एक गरीबी निवारण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग हुआ करता था। इसका लक्ष्य था कि जब कृषि का मौसम हुआ करता था उसके बाद खाली समय में, यानी बाढ़, सूखा या कोई आपदा आ जाए, उस समय भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना किसान को। यानी जब किसान के पास फसल वाला काम नहीं है या फसल हुई ही नहीं है, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उस वक्त किसान को रोजगार देना, उस वक्त भी किसान खाली ना बैठे, भूखा ना रहे, उसके प्रोग्राम या अवसर लाए गए मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के तहत। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये दोनों प्रारंभ किए गए और इन दोनों को 1989 में मर्ज कर दिया गया और एक योजना आई JRY, जवाहर रोजगार योजना। यह कब आई थी? 1989 में जवाहर रोजगार योजना। और ये किससे बनी थी? तो दो कार्यक्रम थे, एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और दूसरा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इन दोनों से मिला करके एक बनाई गई जवाहर रोजगार योजना। बेरोजगारों और कम रोजगार वाले ग्रामीणों के लिए अर्थपूर्ण रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना और सामुदायिक सामाजिक संपदा उत्पन्न कराना, यह जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य था। प्रारंभ में जवाहर रोजगार योजना के साथ इंदिरा आवास योजना भी थी और MWS यानी 10 लाख कुएं स्थापित करने हैं, यह स्कीम भी जवाहर रोजगार योजना के साथ जुड़ी हुई थी। बाद में 1996 में इन दोनों को हटा करके जवाहर रोजगार योजना को एक स्वतंत्र स्कीम बना दिया गया। जवाहर रोजगार योजना अपनी सहयोगी स्कीमों के साथ रोजगार की उत्पत्ति, वास्तविक मजदूरी में वृद्धि और उपयोगी सामुदायिक संपदा के निर्माण का कारण बनी। इसके कोष का अधिकतम हिस्सा सड़कों, भवनों के निर्माण पर खर्च किया गया। समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के विपरीत यह सर्वलक्षित कार्यक्रम था जिसका लाभ जनसंख्या के निचले तबकों को हुआ। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार कार्यक्रम दोनों के बीच में क्या अंतर थे, इन दोनों में से किसमें ज़्यादा लाभ हुआ, ये यहाँ पे अंतर दिखाया गया है कि जो समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम था वो निचले तबकों को इतना लाभ नहीं दिया जितना जवाहर रोजगार कार्यक्रम निचले तबकों को लाभ दिया। और इसमें सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ है? 47% से भी ज़्यादा लाभ SC को हुआ है। और 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसके एक भाग के रूप में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू की गई और इसका लक्ष्य क्या था? आर्थिक ढांचे का निर्माण करना। ग्रामीण आर्थिक ढांचे का निर्माण जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के तहत किया गया और यह जवाहर रोजगार योजना के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1999 को। सुनिश्चित रोजगार योजना यह 2 अक्टूबर 1993 को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में शुरू की गई थी और 1997-98 में सभी विकास खंडों में विस्तार कर दी गई थी। तो सुनिश्चित रोजगार योजना कब शुरू हुई? 2 अक्टूबर 1993 को। 1997-98 को पहले जब शुरू में आई थी तो यह जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में थी, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में थी। 97-98 में सभी विकास खंडों में लागू कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।